अपना आपको लाइफ में जो भी करना है आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों में से कई लोग होंगे जो देखते होंगे कि अपॉर्चुनिटी एक बार हाथ से निकल जाती है, फिर मिलना कितना टफ होता है और कितना पछतावा होता है। तो आप लोग आराम से करिए। हम लोग अपनी क्लास में एंशिएंट इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने हिस्ट्री देखी तो हिस्ट्री में हम लोगों ने पूरा प्राचीन काल से लेके मौर्य काल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और मौर्योत्तर काल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने देखा कि उनकी पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है, कि जैसे जब मौर्यों का पतन होता है तो मौर्यों के पतन के बाद किस तरह से छोटे छोटे राज्य साम्राज्य उभर कर आते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था देखी, उनकी आर्थिक स्थिति देखी, सामाजिक स्थिति देखी, सांस्कृतिक स्थिति देखी। अब आज की क्लास में हम क्या करते हैं कि जो मौर्योत्तर काल में स्पेसिफिक साम्राज्य आए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में हम देखते हैं कि हिंद यूनानी मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले जो यूनानी लोग थे, जो सेलुकस डिकेटर और इनके साथ में थे, सिकंदर के साथ में थे, तो वो लोग यहाँ पर बस गए थे, उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, तो हिंद यूनानी। फिर हम लोग शकों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे शक मध्य एशिया में आए और उनकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, कैसे सामाजिक व्यवस्था की उन्होंने, क्या सांस्कृतिक आयाम थे उनके काल के। फिर हम लोग देखते हैं पहलव को, ठीक है, ये पहलव है, ये पल्लव नहीं है, ठीक है। पल्लव जो थे वो गुप्तों के समकालीन सुदूर दक्षिण में थे, दक्षिण भारत के क्षेत्र में थे, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। और ये पहलव है, ठीक है, जो मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से मौर्योत्तर काल में आई हुई थी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुषाणों के बारे में। तो कुषाणों के बारे में जैसे हम लोग विश्व के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कनिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो राज्य है नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में, वर्तमान भारत के पश्चिमोत्तर में और पाकिस्तान के क्षेत्र में राज्य एग्जिस्ट करते थे। इसके बाद हम देखते हैं जब मौर्यों का पतन हुआ तो जो गंगा की घाटी है, मध्य गंगा की घाटी, यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, यूपी बिहार के क्षेत्र में सुंग वंश आया, ठीक है, सुंग वंश आया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उड़ीसा का क्षेत्र था, जो अशोक ने जीता था 261 सामान्य संवत पूर्व, कलिंग का जो क्षेत्र जीता था, वहां पे एक साम्राज्य उभर कर आया, वो था चेदी। और चेदी का जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो हुआ खारवेल। और खारवेल के बारे में हमारे पास जानकारी का सिर्फ एकमात्र स्रोत है, वो सोर्स क्या है, हाथी गुम्फा सर, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कि खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में, हम लोगों ने इस पे भी चर्चा की थी पिछली क्लास में थोड़ी सी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, आंशिक रूप से गुजरात, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम कोई राज्य उभर कर आया। तो वो जो राज्य उभर कर आया वो था आंध्र सातवाहन। तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्होंने प्राकृत भाषा का डेवलपमेंट किया, और चूंकि पहली बार स्टेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम सुदूर दक्षिण में देखते हैं, तो सुदूर दक्षिण में हमें 3 राज्य दिखाई देते हैं, चोल, चेर, पांड्य। तो अब हम दक्षिण भारत का इतिहास, हमने प्रॉमिस किया था आपसे लास्ट क्लास में कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल से। लेकिन अब जब मौर्योत्तर काल का चोल, चेर, पांड्य जो हम पढ़ेंगे, उसके पहले अगर हम प्राचीन काल से ही, जब से हम लोगों की याद होगा, हिस्ट्री के पहले क्या आता है, हिस्ट्री जो इतिहास होता है, इतिहास के पहले कौन सा कालक्रम आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य इतिहास के पहले हिस्ट्री के पहले दक्षिण भारत, फिर उसके पीछे भी प्री हिस्ट्री माने प्राग इतिहास काल जिसे आप लोग बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग। तो हम लोग ये देखते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में प्राचीन काल से देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर हमें जैसे कि पल्लवरम वगैरह काफी सारे सोर्स मिले, जिससे हमें यहाँ के पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, कुछ ताम्रपाषाण काल, इन सब की जानकारी मिल जाती है। और इन सब के बारे में हमने डेप्थ में जब पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और न्यूलिथिक एज वगैरह के बारे में पढ़ा था तो पढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर भारत में, दक्कन के क्षेत्र में और सुदूर दक्षिण में, तीनों में समानांतर रूप से जो है नवपाषाण काल तक चला है।
नवपाषाण काल के बाद आया ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का मतलब व्यक्ति पाषाण का तो यूज कर रहा है, हमारी जो सभ्यता है उसका मुख्य आधार क्या है, पाषाण पत्थर, लेकिन तांबे का भी आंशिक यूज करने लगे। उत्तर भारत में उसके पर्याप्त साक्ष्य मिले और हमने देखा कि इसी बीच में कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से डेवलप कर गई। सिंधु घाटी सभ्यता के डेवलपमेंट के बाद ताम्रपाषाण काल का ये को पार्ट थी, लेकिन ऐसी सभ्यता का विकास दक्कन के क्षेत्र में और सुदूर दक्षिण में नहीं हो पाया। ठीक है, सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में हमें दिखता है कि ताम्रपाषाण काल आंशिक रूप से दिखता है और मेन यहाँ पे दिखता है महापाषाण काल, मेगालिथिक एज। ठीक है, मेगालिथिक जो है महापाषाण, उससे आप लोग क्या समझते हैं? मैं किसी से भी पूछूंगा तो सिर्फ वही बताए मुझे। प्रतीक्षा गौड़, महापाषाण एक शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है मुख्यतः दक्षिण भारत के संदर्भ में, इससे आप क्या समझती हो महापाषाण युग से? मेगालिथिक सर ह्यूज मतलब ह्यूज लंप ऑफ डेड बॉडीज। और मेगा तो सर बड़ा और लिथ कहीं ना कहीं रॉक से या फॉसिल से रिलेट करता है सर, अगर इटोमोलॉजिकल मीनिंग पे जाते हैं तो। ठीक ठीक, इन्होंने ठीक बताया, तो किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अब हम पूछेंगे कुबेर तिवारी से कि महापाषाण काल के कुछ स्थलों के नाम अगर आपको याद हो कि कौन कौन से स्थल हैं, तो स्थलों के नाम हमें आप बताइए कुबेर तिवारी। से यस और नो, अगर आपको पता नहीं है तो आप नो बोल दीजिए। कुबेर तिवारी क्लास में है? सचिन कुमार। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, हमने ये पूछा है कि दक्षिण भारत में पहले प्रीहिस्ट्रियाई फिर प्रोटोहिस्ट्रियाई इसी बीच में आया महापाषाण काल, उसके कुछ स्थलों के नाम आपको बताना है। सर मुझे जहाँ तक याद है, मुझे महाराष्ट्र राज्य का नागपुर नगर में जूना पहाड़ी जी के शिलालेख वो याद आता है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बताया आपने। और बताइए, जूना पानी ने बताया नागपुर के क्षेत्र में, और बताइए। पूनम त्रिपाठी आप बताइए। सर चेन्नई के तमिलनाडु में इरोड जिले में एक जगह पे खुदाई करी गई थी, वहाँ 250 के आसपास कुछ वहाँ पे चिन्ह मिले हुए हैं इसके। उनके नाम बताइए आप स्थलों के। नाम नहीं पता सर, नाम नहीं पता। निकिता मिश्रा, निकिता मिश्रा सॉरी सर, एक साइड के याद नहीं आ रहा। भरत गौतम, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ सम मेगालिथिक साइट्स। गौरव यादव, गौरव यादव पता नहीं है। दीपा तिवारी, दीपा तिवारी कुछ मेगालिथिक साइट्स के नाम बताइए। ब्रह्मगिरी। एक्सीलेंट, और सर मास्की है। एक्सीलेंट, और नागार्जुन कोंडा है। बहुत बढ़िया, और सिंगल पत्तू है। कौन सा? और आदि सिंगल पत्तू। अच्छा, सिंगल पत्तू। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब आप देखिए कि आपके साथ में ही कुछ लोग कितना पढ़ रहे हैं, वो नाम बता रहे हैं, आप लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सीधा कि ये किस काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से है, महापाषाण काल से, नवपाषाण काल से है कि वैदिक काल से है। अब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमें बेस्ट सर्विस में जाना है, चार चार आप लोगों को नाम याद नहीं होते मेगालिथिक साइट्स के।
इतनी सालों से फिर आप लोग वही बार बार कहते हैं कि सर इतनी साल से पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन होगा कैसे? कार्तिक कुमार ने बताया मास्की, ब्रह्मपुरी, धनौरा, अच्छे नाम बताए इन्होंने। तो आप लोग, मैं जिससे भी पूछो तुरंत वहां से रिप्लाई आया, तब तो हमें भी पढ़ने में मजा आएगा ना। यहाँ पे जो मेंटर्स है वो अपना बहुत कीमती समय देते हैं, वो मतलब सारे सर ये तो मौर्य काल के सर, सॉरी सर ये सब नाम तो याद था, लेकिन सर हमको क्लासिफिकेशन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये तो सर मौर्य काल के हैं सब। आपने सर काल में जो इन्होंने बताया ब्रह्मगिरी वगैरह, ये महापाषाण काल में भी रहे। जैसे एक स्थान है वो तो कई काल क्रम में रह सकता है ना। वो पता चला पुरापाषाण काल भी है, मध्यपाषाण काल भी है, नवपाषाण काल भी है, ताम्रपाषाण काल भी है, वो तो हो सकता है बिल्कुल, क्या दिक्कत है। जैसे लेकिन अगर आप कहो कि गुजरा जैसे मास्की है, तो मास्की नवपाषाण काल भी है, मौर्य काल भी है, ताम्रपाषाण काल भी है और महापाषाण काल भी है। लेकिन गुजरा जो है वो नहीं है, वो सिर्फ मौर्यकालीन स्थल है। इस वजह से, और देखो आप लोगों को तो खूब दिन रात एक करके इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी बात आनी चाहिए अंदर से। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं देखता हूँ कि मैं इसका आंसर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं आंसर कर दूंगा। आप लोगों में ये स्प्रिट आ ही नहीं रही है। इतना पढ़ रहे हैं बच्चे, आप अपने देखिए आसपास कुछ ब्रिलियंट बच्चों को, लगातार नौकरियां निकाले जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के पास काम ही क्या है? आप लोगों के पास करने को कुछ नहीं है। 2 महीने 60 दिन है, आपके 2 एग्जाम लगे हुए हैं। इस बार तो मीन्स भी 90 दिन के बाद है। आपको मीन्स पढ़ने का बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 90 दिन कब निकलते हैं आपको पता नहीं होगा। मैंने लगातार 15-20 मीन्स दिए, सुबह से शाम टेस्ट सीरीज में टाइम निकल जाता है। एक हिस्ट्री, एक अपना ऑप्शनल का टेस्ट देंगे, एक जीएस का टेस्ट देंगे, और देंगे कैसे? आप लोग प्री कैसे क्वालिफाई करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, सब सॉरी सॉरी कह दे रहे हैं। आपको 4 नाम याद नहीं है महापाषाण काल के? पता नहीं क्या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्या लूसेंट पढ़ रहे हो, क्या अन्य किताबें आप पढ़ रहे हो। एक कहावत है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले डिजर्व करो तब इच्छा करो किसी चीज को पाने की। पढ़िए मन लगा के, दिन रात एक करके सारा काम छोड़ दीजिए। मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्तेदार, दोस्त सब आ जाएंगे। नहीं तो ऐसे स्ट्रगल करते रहोगे आप लोग, कुछ नहीं आएगा हाथ। ठीक है, तो अब हम लोग जब महापाषाण काल की बात कर रहे थे, तो महापाषाण काल में महापाषाण काल जो है मेगालिथिक, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर, सिंपल सी बात है। मेगा माने बड़ा, लिथिक माने पत्थर होता है। तो हुआ क्या कि जो ये पीरियड था, ये लगभग अब इतिहासकारों में मतभेद ऐसे लेके 1000 से लेके आप 300 मान लीजिए, 1000 से 300 सामान्य संवत पूर्व, ठीक है, बीसी में ये पीरियड चला है। तो जब ये पीरियड जो चला है, ऐसा नहीं कि महापाषाण आज खत्म हो गया। मतलब आप कभी भी ये मत समझिए कि ताम्रपाषाण काल खत्म हो गया, नवपाषाण काल खत्म हो गया, वैदिक काल खत्म हो गया। अरे भाई, तांबे का यूज थोड़ी ना हमने कम कर दिया। तांबे का यूज आज भी करते हैं और ताम्रपाषाण काल आज भी है। लेकिन किसी भी कालक्रम का जो बोध होता है वो उस कालक्रम में जो बेहतरीन और नई चीज आई है उसके आधार पर होता है। ठीक है, तो उस काल में तांबा जो है वो प्रमुख चीज थी, उसने सारे चेंजेस ला दिए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन में। तो ताम्रपाषाण काल से जानते हैं। इस काल में आगे देखते हैं कि महापाषाण काल से उस काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है, तो उसे महापाषाण काल का नाम देते हैं। ठीक है, तो महापाषाण काल के जो लोग थे, ये क्या करते थे कि ये अपने शवों को दफनाते थे। तो जब जैसे इन्होंने शवों को दफनाया, तो शव को दफनाते समय ये उसमें कई तरह के सामान रख देते थे, कई तरह के उसमें सामान रख देते थे। कुछ खाने पीने का सामान, कपड़े का सामान, व्यापार वाणिज्य की वस्तुएं, कुछ जानवरों की हड्डियां। तो उसके माध्यम से हमें उस काल की जानकारी मिल जाती है, महापाषाण काल की हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, महापाषाण काल के जो लोग होते थे, आज भी ऐसी कपड़े बनाई जाती हैं। इवन इनके कुछ साक्ष्य अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं सिर्फ दक्कन और सुदूर दक्षिण में मिले। अगर आप देखोगे तो बांदा के क्षेत्र में इनके साक्ष्य है, मिजोरम में इनके साक्ष्य है, कराची में इनके साक्ष्य मिले हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य। तो उस काल के जानकारी का सोर्स क्या है? महापाषाण है, महापाषाणिक जो कब्रें हैं। ठीक है, उस कालक्रम की जानकारी के प्रमुख हमारे पास सोर्स, उससे हमें महापाषाण काल की जानकारी मिलती है।
महापाषाण काल के लोग जो होते थे ये कई तरह की कब्र बनाते थे। कब्र समझते हो ना, जैसे कि एक उन्होंने डेड बॉडी रखी और यहाँ पे 2 पत्थर लगा दिए, पत्थर ऊपर से लगा दिए। कभी गूगल में सर्च करना आपकी सारी चीजें। अब हम ये जानना चाहेंगे आप लोगों में से कि ये लोग कुछ कब्र बनाते थे, उन कब्रों के नाम बताइए। कोई बता पाएगा उन कब्रों के नाम? जैसे ये याद है, आजकल ऐसे टर्म आते हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस में, एक शब्द दे दिया और कह दिया किससे संबंधित है। हो सकता है आपको ये नाम दे दें और कह दें किससे संबंधित है। कुछ कब्रों के नाम बताएगा कोई इनमें से? सर ये मिलिए दायमाबाद आप देख ये घाटी सभ्यता का संरक्षण स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी जानकारी मिली है। तो शिलावर्त कहते हैं क्या उसको? क्या लोथल का युगल सभा सर प्रतापगढ़ जिले से यहाँ से बिल्कुल मिले। हमारा प्रश्न सुनिए, हमारा प्रश्न ये है उनके लोग होते थे, आपने में दो के नाम बता दिए कहाँ से मिले। अब हमारा कहना ये है महाकालीन जो लोग होते थे वो की कब्र बनाते थे, कब्र। ठीक है, उनका एक मॉडल था परमानेंट, ऐसे नहीं कहीं भी कोई पत्थर रख दिए। हेलो हाँ सर आवाज आ रही है? सर एक तो जो है मैंने याद आ रहा है, एक तो चन्नूर थी, एक मुदेर थी, एक पेरूमेर थी सर। क्या सर मैं बताऊं सर, जो पत्थर की कब्र बनाते थे उसको महापाषाण कहा जाता था। एक्चुअली तो जो पूरी कब्र थी ना उस कब्र को कहते थे, उसका उसका सब कैटेगराइजेशन तो हम बता देते हैं, जैसे कि मैनहीर प्रकार है, स्लेन प्रकार है, इस तरह की विभिन्न प्रकार की कब्रें बनाते थे। तो अब इनसे आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कभी आपसे मीन्स में भी पूछा जा सकता है कि महापाषाण कालीन युग की विशेषताएं बताइए। तो युग की जब आप विशेषताएं बताएंगे तो युग की विशेषता में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापार, वाणिज्य ये सारी चीजें बता देंगे। तो है क्या कि जैसे इनका सामाजिक आप जीवन देखेंगे तो कोई घुमंतु है, यायावर है, घूमने फिरने वाले लोग हैं, ठीक है, अपना आदिवासी प्रकार का जीवन जीते हैं। उसके बाद इनकी आर्थिक व्यवस्था के बहुत ज्यादा हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन व्यापार वाणिज्य के कुछ साक्ष्य मिले हैं। कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इनका विदेशी व्यापार वाणिज्य जो है वो बेहतर है। सामाजिक स्थिति आप देखेंगे तो थोड़ी सी हमें सामाजिक समानता दिखती है, जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति इनका प्रेम दिखता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें महापाषाण काल में दिखती है। और इनकी जानकारी का एक प्रमुख सोर्स क्या है? पत्थर, प्रस्तर। तो प्रस्तर से भी हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। अब जब महापाषाण काल हुआ तो 300 सामान्य संवत पूर्व जो है उससे लेके 300 ईस्वी तक या 300 सामान्य संवत तक वहां पर एक एज आया, उसे कहते हैं संगम काल। ठीक है, तो संगम काल क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2-3 बार तो मेंस में क्वेश्चन पूछे और हर 1-2 साल में प्री में क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस में संगम एज से आता रहता है। ठीक है, संगम एज क्यों आता रहता है? क्योंकि जब आपने देखा मौर्योत्तर काल में सुदूर दक्षिण में पहली बार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, राज्य की स्थापना। ठीक है, और राज्य की स्थापना के साथ आप देखेंगे कि उनका इतना शानदार लिटरेचर हो गया कि उस लिटरेचर को जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं है उनमें स्थान दिया गया, शास्त्रीय भाषाओं में स्थान दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे अध्ययन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और भारत में भाषाई विवाद, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन पुनर्गठन की बात हमेशा चलती रहती है। और तमिल लैंग्वेज अपने आप में एक प्रतिष्ठित भाषा है और मदर टंग के प्रति एक प्रेम सबका होता है। ठीक है, तो उस वजह से इस अध्याय का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे लिए तो इतना महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम लोग गलत भी कर सकते हैं और इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि पहले हम लोग संगम काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे,
चोल चीर पांड्य के बारे में जानेंगे। संगम जो है हाँ, वो क्या हुआ कि डाटा खत्म हो गया था। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं?
यस आप सर, लोग अरे यस सर। यस सर यस सर बदल तो अब हम लोग जब संगम एज के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग मुझे ये बताइए कि संगम जो काल है, संगम जो युग है, उसमें संगम से क्या अभिप्राय है? जैसे कि संगम युग, तो युग तो आप समझते हो टाइम है, संगम एज, एज माने टाइम है। संगम का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? दक्षिण भारत में संगम, सर संगम जो था वो कवियों की संगोष्ठी हुई थी। हेलो, एक करके बताइए। संगम का मतलब होता था सर मिलन के लिए, मिलन शब्द से संस्कृत भाषा का शब्द था मिलन, संगम का मतलब होता मिलन। अच्छा, ठीक है। सर संगम सर का अर्थ कवियों है की संगोष्ठी जो हुई थी जी उसी सर। से संगम शब्द आया है। सर ये परिषद या गोष्ठी जिसमें कवियों का एक साथ एकत्रित होकर विचार विमर्श किया जाता था। यहाँ पे विद्वान अपने एकत्र होकर अपने बारे में बताते थे, मतलब अपने ग्रंथों के बारे में परिचर्चा करते थे। और सर ये राजाओं के संरक्षण में होता था। ठीक, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि राजाओं के संरक्षण में होता था। और संगम का मतलब सभी जानते हैं, संगम का तात्पर्य होता है मिलना। जैसे कि इलाहाबाद संगम है, वहां 3 नदियां मिलती हैं, तो संगम का मतलब मिलना। दक्षिण भारत में किसी ने बड़ा अच्छा बोला था कि कवियों की जो गोष्ठी या सम्मेलन होता था उसे हम, तमिल कवियों का जो गोष्ठी होती थी उसे हम संगम कहते हैं। संगम का दक्षिण भारत के संदर्भ में ये। आजकल भी ऐसा कुछ होता है क्या? आजकल कभी आपने ऐसा देखा है कवियों का सम्मेलन हो, बैठक हो? जी सर होता तो है। सम्मेलन आप, ठीक है, ठीक है। वैसा ही एक होता है, आपने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का नाम सुना है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, तो वहां सब लोग क्या करते हैं, जितने भी कवि होते थे वो अपने लिटरेचर लेके आते हैं और लिटरेचर को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे भारत सरकार और राजस्थान सरकार संरक्षण का काम करती है, उसी तरह उस समय राजा करते थे। अब ऐसे 3 संगम हुए हैं, 3, ठीक है। तो संगम जो हुए बड़े महत्वपूर्ण है आपके जानने के लिए कि वो संगम कब हुए, कहाँ हुए, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और उसे किस राजा ने संरक्षण दिया था, और किस स्थान पर हुए थे। तो काल का तो हमें बोध नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है हमारे पास कि किस स्थान पर हुए, किसने अध्यक्षता की, इसके बारे में बताइए आप लोग। सर मदुरई में हुए थे सम्मेलन। हाँ, मदुरई में हुए थे सम्मेलन। सर पहला वाला सर पहला सम्मेलन जो हुआ था सर वो मदुरई में हुआ था, दूसरा सर कपाटपुरम में हुआ था, सर तीसरा भी मदुरई में ही हुआ था सर। ठीक है। मदुरई बहुत ही देख रहे हो आप, मदुरई का डेवलपमेंट कैसे हुआ। मदुरई संगम काल में भी रहा, उसके बाद चोल काल में भी मदुरई हुआ, फिर आप देखोगे कि पल्लव काल में, विजयनगर काल में, इवन आज भी मदुरई का मीनाक्षी मंदिर कितना फेमस है। और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि उपलब्ध पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर तांडव नृत्य की विवेचना करें। केवल मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में अवस्थित है, जो बनाया गया है, उसमें 108 फोटेज है शंकर जी के तांडव करते हुए। वहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, इसलिए हम हर जगह आपको रोक के थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। तो पहला जो संगम है वो मदुरई में हुआ, फिर कपाटपुरम में हुआ, फिर मदुरई में हुआ, संगम हुए। जैसे पहले जयपुर में हो गया, जोधपुर में हो गया, राजसमंद में हो गया, उसी तरह से। इनकी अध्यक्षता किसने की? सर पहला जो अध्यक्ष किसने? पहले में अगस्त ऋषि थे, दूसरे में हाँ। करके थे, और तीसरे में नकीर। अच्छा, कोई और? सर पहला दूसरा अगस्त ऋषि के द्वारा, तीसरा नकीर ने तोलकप्पियम बोला है, वो खुद में एक व्याकरण लिखी है उन्होंने तमिल की, तोलकप्पियम, ठीक है। व्याकरण से संबंधित है, वो अध्यक्षता नहीं की उन्होंने। तो पहले नकीरा थे, लेकिन उसके साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। नकीरा सॉरी बाद में हुए, पहले में अगस्त ऋषि थे।
तो माना जाती थी उत्तर भारत दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को ले गए। आर्य संस्कृति ले जाने का मतलब हमने आपको पहले दूसरी क्लास में बताया था कि आर्य संस्कृति जहां पर जाती है उसका मतलब क्या होता है, ये कहते हैं ना। हाँ बताइए सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमारी। तो हमने जैसे आपको पहले क्लास में बताया था कि आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, बार बार कहते हैं अगस्त्य ऋषि ने। तो आर्य संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया उसका तात्पर्य क्या है इस बात के कहने का कि अगस्त्य ऋषि ने पहले संगम की अध्यक्षता भी की और आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, तो इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, अब आप लोगों को आवाज आ रही है? Am I audible? यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार को हमने बताया था कि जैसे कि संस्कृत भाषा, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, और उसके बाद पितृ सत्तात्मक समाज, वेदों की जानकारी, ये ठीक है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, इन चीजों को ले जाना आर्य संस्कृति पर है। ठीक है, तो अगस्त्य ऋषि जानकारी, तो 3 संगम हो गए। अब संगम के बाद सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ने जा रहे हैं, जो यूपीएससी ने भी पूछ लिया को इसी साल, फिर यूपीएससी पूछ ले, फिर यूपीएससी संगम साहित्य। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। संगम लिटरेचर, अभी भी नहीं आ रही आवाज? सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो भी ब्रेक हो रही है सर, आपकी वीडियो भी साफ नहीं आ रही। ओके, एक मिनट है। वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। यस सर। हो रहा है अभी भी। तो ठीक, अपने माइक म्यूट कर दीजिए सब लोग। अब हम लोग संगम साहित्य के बारे में, अच्छा कुबेर तिवारी जी कह रहे हैं कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग तुरंत बताई कीजिए ना मुझे। जैसे ही आपको प्रॉब्लम है तो या तो मैसेज कीजिए या बोलिए या कॉल कीजिए, तुरंत बताई कीजिए, ठीक है? तो नहीं तो क्लास का महत्व ही क्या रह जाएगा। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, अजय कुमार जी कह रहे हैं? अभी सही है, अभी तो ठीक सर सर, अभी क्लियर है ठीक सर है। अभी आप। अच्छा, वो आप लोग कुछ करने लगते हैं, हम लोग भी जैसे बचपन में करते थे, सर आवाज ही नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, हाँ, इस तरह से। आजकल तो हमने देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के बाद तो बच्चों के मजे ही हो रहे हैं, घर में बैठ के लेट के आराम से पढ़ रहे हैं, मन नहीं है तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, मोबाइल चार्ज नहीं है, खराब हो गया है फोन, चलो बहुत अच्छी बात। तो हम लोग तो खैर अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे पैन इंडिया से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो ऐसी बातें नहीं करते हैं, पूरे समर्पण के साथ पढ़ते हैं। कई संसाधनों के अभाव में भी हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग पूरे समाज को मोटिवेट करते हैं। तो संगम साहित्य के बारे में प्रश्न आ चुका है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर आ सकता है। संगम लिटरेचर के बारे में आप लोग बताइए, आप लोग क्या जानते हैं?
संगम लिटरेचर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कोई कुछ जानता है संगम लिटरेचर के बारे में? सर संगम जो लिटरेचर है सर वो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है और इसमें कुछ इसकी जो रचनाएं हैं वो सर जी सर वो शिलापदिकारम मणिमेखला है सर और जीवक चिंतामणि है सर और यही सर इतना ही। एक्सीलेंट। और सर ठीक है, अच्छा किसने बोला ये? नाम क्या है? जी सर नाम क्या था? पहले किसने बोला था? जी सर गोविंद यादव सर। गोविंद कहाँ से? गोविंद सर फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट कानपुर। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोई हितेश आप बोलेंगे? जी सर। सर एक जो ऋषि अगस्त के एक शिष्य हितेश थे, बोलना चाह रहे थे, बोलेंगे? ऋषि अगस्त के एक शिष्य थे तालका पियर, उन्होंने तोलक का पीएम लिखा है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है शायद। बहुत बढ़िया। और बताइए, और कोई बताएगा? सर तिरुवल्लुवर जी थे, उनका कुरल जो था, और एक थे जो नकीरे थे, इनका भी प्यादे में एक करके था, और जीवक चिंतामणि तो था ही। अच्छा, बढ़िया निकिता। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ बोलिए। सर इसमें एक कुरान था जिसमें इसे तमिल साहित्य का बाइबल बोला जाता है। कुरान से कुछ और नया बताइए, नया। सर चिंतामणि सर और था सर तमिल जिसे साहित्य बोला जाता है सर। जो उन्होंने अभी बोला था शायद सरकारी जगह बड़ी में चिंता ये बोल चुके हैं। अब कुछ नया आपके पास है तो मणि मेखले एक है, मणि मेखले है और शिल्पाधिकार सर एक वल्लभपति और कुंडल केशी था जो अब वो सर इसमें प्रेजेंट नहीं है वो। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और कुछ बताइए, इनके साहित्यों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, कुछ बताएंगे? एक अष्ट संग्रह की बात की जाती है, एक 10 गीत की बात की जाती है, तोलपक्कम की बात की जाती है। महाकाव्य में सर जैसे आपका मणि मेखल हो गया, चिंतामणि हो गई, ये थे सर जो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या नाम है आपका? नूतन सिंह। नूतन सिंह, बहुत अच्छा बताया इन्होंने बताया कि 10 काव्य संग्रह, 8 काव्य संग्रह, काव्यों के संग्रह को वहां नाम दिया गया, इसे कहते हैं एतु तोके पतु पातु। समझे ना? एतु तोके और पतु पातु, इनमें 10 और 8 काव्य का संग्रह किया गया, ये वो है। और इनका कैटेगराइजेशन बताइए। सर एक ये भी है पदनेन की कंकु है, उसमें 8 कविताओं का जो संग्रह किया गया है। मलिकलंकक्कु वो है। और बताइए, और कैसे कैटेगराइज किया गया? ऐसे नहीं यूपीएससी क्वेश्चन शिल्पाधिकारम है मणि मेखले बार होगा। शिल्पाधिकारम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि, ये सब हो गए। कुरल हो गया। कुछ नया बताइए आप लोग, कैसे कैटेगराइज किया गया? सर वल्लभपति हो गया, कुंडल केसी हो गया। पुरम के बारे में जानते हैं आप लोग? अकम और पुरम, अकम और पुरम क्या होता है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। तो लगाने भी आते हैं। अकम और पुरम, इनके साहित्य को ऐसे भी बांटा गया जैसे अकम होता है प्रेम विषयक साहित्य, और जो पुरम होता है वो युद्ध विषयक साहित्य। ठीक है, तो ऐसे भी बांटा गया। एतु तोके पतु पातु, इस रूप में भी बांटा गया। उसके बाद इनके महाकाव्य भी हैं, जैसे आप लोगों ने कहा शिल्पाधिकारम, मणि मेखले और जीवक चिंतामणि। अब हम आप लोगों में से ये पूछना चाहेंगे, अगर कोई इनका कॉन्टेक्स्ट जानता हो, इसके अंदर क्या लिखा है, ये महाकाव्य, तमिल महाकाव्य, जैसे कि उत्तर भारत में कौन से महाकाव्य में रामायण है, महाभारत है, और इनके गुप्त काल में जो इतिहास, गुप्त काल में जो साहित्यकार हुए कालिदास जी, उनके साहित्य हैं। तो इसी तरह ये जो है महाकाव्य है।
जीवक चिंतामणि, शिल्पाधिकरण, मणिमेखले। कोई मुझे बताएगा कि इनके अंदर का सब्जेक्ट क्या है? सर शिल्पाधिकरण में तो स्टोरी ऑफ नुपुर है, पायल की कहानी है। एक सर फेमस किंग था, उसकी वाइफ, उसका मतलब पूरी एक स्टोरी है नुपुर की, पायल खो जाती है रानी की, वो राजा होता है लेकिन फिर बाद में उसकी कंडीशन बेकार हो जाती है तो उस पे नाम आता है, उसकी डेथ हो जाती है। अभी राजा का नाम सर मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा। जी सर। और सर मणिमेखलम तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है शायद। हाँ, बहुत बढ़िया। और जीवक चिंतामणि जैनिज्म से रिलेटेड है। अब ये इसी तरह से लगाने को आएंगे आपके यहाँ कि मणिमेखले में क्या है, शिल्पाधिकरण में क्या है, जीवक चिंतामणि में क्या है। तो जीवक चिंतामणि जैन धर्म देखिए पढ़ने की, शिल्पाधिकरण में भी जैन धर्म के स्रोत हैं, तो उससे पता चलता है जैन धर्म का कैसे एक्सपेंड हो रहा है, बौद्ध धर्म का कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन सबकी जानकारी मिल जाती है। तो ये आजकल आने लगे हैं कि कौन किससे संबंधित है, क्या अंदर टेक्स्ट है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल ही बढ़ रहा है। तो आप थोड़ा पढ़िए। मैं इतिहास की समझ के लिए आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा और आप लोग वो जरूर मानिएगा मेरी एडवाइस। एक यूट्यूब पे आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया मिल जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रोग्राम मिल जाएगा आपको, आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू की बुक है, उस पे श्याम बेनेगल एक बहुत बड़े इंडिया के डायरेक्टर हुए हैं, मतलब इंडिया के साहित्य और सिनेमा में वो मील का पत्थर है, बहुत बढ़िया हस्ती है, उन्होंने वो बनाया है। शिल्पा ये कार्तिक कुमार ने लिखा है कि तो जब आप बुक पढ़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बार आप देख लीजिए, देखने के बाद पता क्या आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी दिमाग में इतिहास। आप देख लोगे कि शिल्पाधिकरण में क्या है, जीवक चिंतामणि में क्या है, मणिमेखले में क्या है, बड़ा अच्छा बताया गया। मैं आपसे कहूंगा कि कैसे भी टाइम निकाल के, वो तो एक वेब सीरीज है, लगभग 30 साल पहले बनी है, उसमें रामचंद्र शर्मा जी वगैरह इतने बड़े बड़े इतिहासकारों ने काम किया है और लोकसभा या राज्यसभा टीवी ने उसे बनाया था। तो एक बार जरूर उसे देखें, पूरा आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की समझ क्लियर हो जाएगी। इवन गुप्त काल तक तो आप देख ही लें, क्योंकि जहां तक हम पढ़ेंगे वहां आपकी पूरी पिक्चर आपके दिमाग में होगी, और जैसे शिल्पाधिकरण एग्जाम में आएगा तुरंत वो वाला सीन आपके दिमाग में आ जाएगा, विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर देख ले, लिख लीजिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, जरूर देखते हैं। हो सकता है बचपन में आप लोग देखते हुए और डीडी न्यूज पे दिखाया जाता था, उसे ही देख लीजिए। इस तरह से इन साहित्य का कैटेगराइजेशन किया गया। ठीक है, इस साहित्य के कैटेगराइजेशन के बाद हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि जो दक्षिण भारत की भूमि थी, जैसे कि वहां नेटल है, कुरुंजी है, पलई है, मुलई है, ठीक है, मुलई है, पलई है, कुरुंजी है, नेटल है, ये क्षेत्र है उनके, जैसे कि समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र, ठीक है, और जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ी का क्षेत्र है, चरने का क्षेत्र है। तो अब जैसे इन्होंने क्या किया, अकम और पुरम जो साहित्य लिखे उसे क्षेत्र के आधार पर लिख दिए। क्षेत्र के आधार पर कैसे लिखे जाएंगे, जैसे अकम प्रेम विषयक साहित्य है, प्रेम की, तो ये कहते हैं कि जो नेटल का क्षेत्र है माने समुद्र तटीय क्षेत्र, वहां में प्रेमी और प्रेमिकाएं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जंगल में वो प्रेम करते हैं, पहाड़ी के माध्यम से उन्होंने दिखा है किस तरह उनका विरह हो जाता है। तो इस तरह इन्होंने क्या किया कि अकम जो लिटरेचर है, अकम लिटरेचर को इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। पुरम साहित्य है, पुरम साहित्य में क्या है, युद्ध विषयक साहित्य है कि पुरम के जो जैसे कि नेटल का क्षेत्र है माने समुद्र तट का क्षेत्र है, दक्षिण भारत में तो समुद्र तट का क्षेत्र है, वहां से बकरी या जानवर चुरा ले जाते हैं तो किस तरह से युद्ध करना चाहिए, कुरुंजी के क्षेत्र में किस तरह का युद्ध करना चाहिए, मुलई के क्षेत्र में किस तरह का युद्ध करना चाहिए। तो इन सब चीजों को अकम और पुरम साहित्य को उन्होंने भूगोल के आधार पर भी बांटा, धर्म के आधार पर भी बांटा, समाज के आधार पर भी बांटा, संस्कृति के आधार पर भी बांटा, सब आधार पर उन्होंने इस तरह बांटा। ठीक है, तो ये संगम साहित्य के विषय में डिस्कशन के माध्यम से लगभग सारी बातें हो गई है। अगली जो क्लास हम थोड़ा सा धीमे लेके चल रहे हैं, संगम साहित्य थोड़ा टफ है, अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में संगम साहित्य
पूरा आपको हम बना देंगे। संगम जो इंद्र संगम मैच के बारे में कंप्लीट हो जाएगा, खारवेल भी हम लोग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस हफ्ते आपका होमवर्क है कि आपको डॉक्यूमेंट्री देख लेना, और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आपको, हाँ गौरव यादव ने लिखा था कि अब वो निकल गया, पता नहीं क्वेश्चन ने लिखा था, अच्छा लिखा था, आप लोग देख लीजिएगा मैसेज में। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया की डॉक्यूमेंट्री देख लेना है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अब आपको 2-3 क्वेश्चन देंगे तो वो 2-3 क्वेश्चन आप लिख के डाल दीजिएगा। अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय